अंजलि और सुमित कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही सुमित और अंजलि ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया। सभी रस्मों और रीति रिवाज के साथ अंजलि और सुमित की शादी हो गई। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल आ गई। सुमित, 2 महीने के बाद होली आने वाली है और माँ ने हमें घर बुलाया है। माँ कह रही थी कि शादी के बाद पहली होली हमें वही बनानी है और वहाँ मेरी सहेलियाँ भी आएगी। आपको तो पता है ना मुझे होली खेलने का कितना शौक है। हाँ अंजलि, मम्मी ने हमें घर बुलाया है तो हम लोग जरूर जाएंगे। आखिर ससुराल में मेरी पहली होली होगी। सालियों के साथ होली खेलने का अलग ही मजा आएगा। इतना कहकर सुमित हंसने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन सुमित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और सुमित के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और गाड़ी एक खंबे से जा टकराई। आसपास के लोगों ने सुमित को गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। घर में रोना धोना मचा हुआ था। अंजलि पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उसकी सास जानकी और ननद सीमा सुमित की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानने लगे। सुमित की मौत के बाद से अंजलि के प्रति जानकी और सीमा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी क्या लगा रखा है? तुझे दिखता नहीं कि घर में खाना नहीं बना है? मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी भूखा मारेगी क्या? माँ जी, आपके बेटे को मैंने नहीं मारा। अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी पति थे। देखा माँ, भाभी की जबान कैसे कैची की तरह चलती है। इन्हें तो भैया की मौत का जरा भी दुख नहीं है। अंजलि के ससुर दिनेश जी जानकी और सीमा की बातें सुन रहे थे। अंजलि के प्रति उनका बदला हुआ व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा था। सीमा, तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, बेटी की गलती दिख गई आपको, लेकिन बहू ने कैसे मेरे साथ बदतमीजी से बात की वो नहीं दिखाई पड़ा आपको। लगता है अंजलि ने आप पर भी कोई जादू कर दिया है, डायन कहीं की। जानकी, ये मत भूलो कि अंजलि इस घर की बहू है। सुमित की मौत का दुख जितना हमें है उतना ही उसे भी। बस वो तुम दोनों की तरह अपने दुखों का मेला नहीं लगाती। माँ, अब इस घर में भाभी के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं है। देख रहे हो पापा कैसे भाभी का साइड ले रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटी को जो करना है करो, लेकिन मैं अंजलि के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्या वादा किया था हमने उसके माता पिता से? यही ना कि हम उसे अपना बेटी बना के रखेंगे। बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? देखो जी, आप हमारे मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अंजलि, तू यहाँ खरी खरी हमारी बातें सुन रही है? जा किचन में जाकर जल्दी से हमारे लिए खाना बना। उसके बाद अंजलि किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। एक दिन अंजलि के पास उसकी सहेली प्रीति का फोन आया। हाय अंजलि। हाय प्रीति, कैसी है तू? कैसी हो सकती हो? तुझे तो पता ही है कि मेरी दुनिया उजड़ गई। सुमित के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ यार। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी थी, ना जाने किसकी नजर लग गई। प्रीति, होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद पहली होली सुमित के साथ खेलूंगी। कॉलेज के दिनों में तो होली के दिन मैं कभी सुमित से मिल ही नहीं पाती थी। हाँ मुझे पता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। भगवान को शायद यही मंजूर था। अंजलि प्रीति से बात कर ही रही थी कि सीमा उसकी बात सुनने लगती है और घर में आग लगाने की नई योजना बनाने लगती है। माँ, जब से भैया गए हैं भाभी ना जाने फोन पे किससे बातें करते रहती है। मुझे तो लगता है कि उनका शादी से पहले कोई अफेयर था। हाय राम, मुझे तो उस करमचली पर पहले से ही शक था। हाँ माँ, भाभी किसी के साथ होली खेलने के बारे में बात कर रही थी। अभी पति को मरे हुए 2 महीने भी नहीं बीता और वो कल मुही होली खेलेगी। उसे तो मैं बताऊंगी। कुछ दिन और बीत गए और होली का त्योहार भी आ गया। होली से 2 दिन पहले अंजलि की माँ का फोन आया। अंजलि बेटा, तू होली से पहले घर आ जा। लेकिन माँ, सासू माँ मुझे कभी वहाँ आने नहीं देगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानकी बहन से बात करती हूँ। उसके बाद राधा ने जानकी को फोन किया। नमस्ते बहन जी, वो अंजलि बिटिया को होली पर यहाँ भेज देती तो अच्छा होता। अच्छा, अंजलि को मायके भेज दूँ ताकि वो अपने पुराने यार के साथ होली खेल सके। ये कैसी बातें कर रही है बहन जी आप? मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
हमारा मुंह मत खुलवा बहन जी, हमें अच्छे से पता है कि आपकी बेटी कैसी है। अंजलि कहीं नहीं जाएगी। और इस तरह जानकी ने होली पर अंजलि को मायके नहीं जाने देती है। अंजलि बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी तू अब कभी होली नहीं खेलेगी। अगर मैंने रंग का एक धब्बा भी तेरी साड़ी पर देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब होली क्या खेलूंगी माँ जी, मेरी तो दुनिया ही बेरंग हो गई। तभी वहाँ दिनेश जी आ जाते हैं और जानकी से बोलते हैं, जानकी, अंजलि की अभी उम्र ही क्या है, हम इसे इसकी खुशियाँ नहीं छीन सकते। इसे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। सुनो जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। कुछ दिन के बाद होली का त्योहार भी आ गया। आस पड़ोस में सभी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन अंजलि अपने पति को याद करके रो रही थी। तभी उसके कानों में जानकी की आवाज गूंज पड़ी, अंजलि, ओ अंजलि। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तुझे पता नहीं है कि आज होली है। घर में खुशियाँ नहीं मनाई जाएगी, लेकिन त्योहार के रस्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। जा रसोई में जाकर गुजिया बना ले। माँ, भाभी से कहो ना थोड़े से मालपुआ भी बना ले, मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। इन्हें तो सुमित की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है। गुजिया और मालपुआ इनके गले से कैसे उतरेगा। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है, रसोई में क्यों नहीं जाती। बेचारी अंजलि अभी सुमित की मौत से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन उसे होली के त्योहार पर मिठाइयाँ बनानी पड़ रही थी। सुमित को मालपुआ कितना पसंद था। आज अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके लिए ढेर सारा मालपुआ बनाती। फिर शाम को सीमा के कुछ दोस्त घर आते हैं। बहू, घर में मेहमान आए हैं, तो जाके उन्हें गुजिया और मालपुआ परोस दे। और हाँ, खबरदार जो तूने गुजिया और मालपुआ को हाथ भी लगाया तो। माँ जी, इन मिठाइयों को खाना तो दूर, मेरा इन्हें बनाने का भी मन नहीं था। आज मुझे सुमित की बहुत याद आ रही है। आज वो जिंदा होते तो हम दोनों खूब होली खेलते। ठीक है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाकर मेहमानों को चाय और नाश्ता दे। उसके बाद अंजलि अपने हाथों में मिठाइयों का ट्रे लेकर सीमा के दोस्तों के पास जाती है। वो सभी हॉल में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। अंजलि जैसे उनके पास गई, थोड़ा सा गुलाल उड़कर अंजलि की साड़ी पर गिर गया। भाभी, आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ हम सब होली खेल रहे हैं? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? माँ जी ने मिठाइयाँ देने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिठाइयाँ देने आई हो या मिठाइयाँ देने के बहाने होली खेलने? आपको शर्म नहीं आती? विधवा होकर होली खेलना चाहते हो? अरे क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना माँ, भाभी हमारे साथ होली खेलने यहाँ आई थी। तभी जानकी की नजर अंजलि की सफेद साड़ी पर जाती है, जिस पर गुलाल का रंग लगा हुआ था। हाय राम, बेशरम, पति को मरे हुए अभी 6 महीना भी नहीं हुआ और चली आई होली खेलने। ये आप क्या कह रही है माँ जी? आपने ही तो कहा था कि सीमा के दोस्तों को गुजिया और मालपुआ परोस दो। मुझसे जुबान लड़ाती है। उसके बाद मालती ने सबके सामने अंजलि के गाल पर जोर से थप्पड़ लगाया। थप्पड़ की गूंज दिनेश जी के कानों तक पहुंची। दिनेश जी ने बाहर आकर देखा तो जानकी अंजलि को थप्पड़ मार रही थी। बस जानकी, अब बहुत हो गया। ना तो तुम्हें अपने बेटे की मौत का गम है और ना ही तुम्हारी लाडली को। आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि आपकी बहू क्या गुल खिला रही है? मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी बेटी अपनी दोस्तों के साथ होली मना रही है, जबकि इसके भाई को गुजरे हुए 6 महीने भी नहीं हुआ। सारे दुख और सारी कुरीतियाँ सिर्फ अंजलि के लिए ही क्यों? दिनेश जी की बातें सुनकर सीमा के सारे दोस्त वहाँ से चले गए। अंजलि बेटा, अपना सामान पैक कर लो। जिस घर में तुम्हारी कदर ना हो, वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। ससुर की बात सुनकर अंजलि ने अपना सामान पैक कर लिया और थोड़ी देर बाद दिनेश ने उसे मायके पहुंचा दिया। अरे भाई साहब, आप हमें माफ कर दीजिए बहन जी। हम अंजलि को वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक लड़की को उसके ससुराल में मिलना चाहिए। आप अंजलि की जिंदगी दोबारा रंगों से भर दीजिए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर अंजलि के हाथ पीले कर दीजिए। शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। मैं अंजलि को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चले गए और अंजलि अपनी माँ के गले लग गई।